हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो उपिंदर सिंह की सीरीज जो हम लोग कवर कर रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की डिमांड पर मैंने ये शुरू किया था। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए तो ये बुक मक्का मदीना है ही। जीएस वालों को भी यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं, अप्रोच मिलता है आंसर राइटिंग कैसे करना है, और फैक्ट्स मिलते हैं प्रीलिम्स के। तो ये बुक हर तरह से आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों का चैप्टर 8 ही कवर कर रही हूँ। तो चैप्टर 8 इतना लंबा है कि बार बार वो कई सेशंस यानी हो गए हैं इसके, और अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे है। बौद्ध बौद्ध स्थापत्य। तो बौद्ध स्थापत्य में हम लोग आपने चैत्य तो आज पढ़ोगे आप। स्तूप स्तूप आपने पहले ही पढ़ लिया है, कहाँ कहाँ से स्तूप मिले हैं, स्तूप कैसे बने थे। आज आप लोग पढ़ेंगे और विहार चैत्य और गुफाएं गुफाएं ठीक है। ये सारा आप लोग आज कवर करोगे और ये हर तरह से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध स्थापत्य पर प्रकाश डालें, बौद्ध स्थापत्य कितना प्रभावित था पहले से, जो भारत में हिंदू धर्म से संबंधित कुछ ऐसे ढांचाएं थी उससे कितना प्रभावित था, या उन्होंने कुछ नवाचार क्या क्या किए, तो ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर। और सबसे जरूरी है प्राप्ति स्थल। इनके सभी प्राप्ति स्थल को आप याद रखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे आप कि कौन सा चैत्य कैसे बना है, कार्ले के चैत्य का बनावट कैसा है, वहां पर बेदशा के चैत्य की बनावट कैसी है। तो सब कुछ ये भी आपको देखना होगा। तो जब भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पर पूछा जाएगा, बौद्ध स्थापत्य पर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखकर आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अन अकेडमी का आप जानते हैं ये जो है लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया का, और बस आप लोगों का प्यार और ऐसी दुआ आशीर्वाद मिलता रहा तो ये अन अकेडमी और आगे जाएगा। और आप लोग के लिए, आप लोगों के करियर के लिए, आप लोगों के फ्यूचर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है। और एक बार ज्वाइन करते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको। जैसे जीएस के लिए आपने कोर्स, अगर जीएस के लिए कोर्स आपने सब्सक्राइब किया है तो जीएस के जितने कोर्सेज हैं वो सब आप पढ़ पाएंगे, सभी एडुकेटर्स को पढ़ पाएंगे। जितनी बार एक सेशन लेना हो लीजिए, जितना पीडीएफ डाउनलोड करना है कीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं। तो इसके लिए बस आपको एक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, और 100+ टॉप के एडुकेटर्स हैं यहाँ पर जिनको आपको पढ़ोगे। और बहुत सारे कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, अपकमिंग कोर्सेज रहती हैं। तो लाइव सेशंस लीजिए, रिकॉर्डेड लीजिए, आपकी तैयारी आपको जैसे करनी है आप करिए। जैसे आप लाइव में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, पर आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ फैक्ट्स चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। टीचर लाइव पढ़ा रहा है या आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आजकल एकदम से व्यूज ड्रॉप हो गए हैं हमारे, क्यों? क्योंकि हम लाइव नहीं है तो आप सीरियस नहीं लेते हो इसको। अब इसमें अभी कुछ यूट्यूब पे टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं, हमारा रिकॉर्डेड सेशन कुछ दिनों से प्रीमियर हो रहा है तो आप नहीं देखते हो। लेकिन इसमें हाँ, मुझे ये पता है कि जो सीरियस स्टूडेंट है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपने अंदर वो सीरियसनेस लेकर आओ और क्लास लो अपने बेनिफिट के लिए। टीचर लाइव है कि नहीं है, और चैट में बातचीत करने के लिए ही क्लास लेना, ये सब
आप आदत छोड़ दो और सेशंस को सीरियसली लेना शुरू करो। तो यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन का क्या फ़ायदा है कि जैसे मैंने अपने नेफ्यू को अनअकैडमी ज्वाइन कराया है, जाहिर है पे करना पड़ा मुझे भी, तो अब वो लाइव नहीं लेता, वो रिकॉर्डेड सेशंस देखता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग प्लान करके देखता है, अपने अकॉर्डिंग प्लान करके उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके और एक के बाद वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है। तो वो मैं बता दूं उसके बारे में, वो आईआईटी क्वालिफाई करके उसने बीटेक किया है और बीटेक करने के बाद वो अब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो अब उसको मैंने ऐसा नहीं बोला, उसने खुद अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी वाले बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनको पता है कि मुझे अब 6 क्या, अब तो मतलब 5 महीना है आपके पास, 5 से 6 महीना, तो इस 6 महीने में पूरा का पूरा कोर्स कवर करना है। तो हमको लाइव सेशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे नहीं चलना है। तो जो कंप्लीट कोर्सेज हैं, वही टीचर, सेम टीचर, अगर उसी टीचर ने उस कोर्स को कंप्लीट कर रखा है तो फिर ज़्यादा क्या फ़र्क आएगा। तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्डेड सेशन से भी अपनी तैयारी फास्ट मोड में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका फ़ायदा है कि हिस्ट्री के 323 कोर्सेज हैं, पॉलिटी गवर्नेंस आईआर के 330 कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी के 272 कोर्सेज हैं, और इसमें सेम टीचर के कई कोर्स, क्योंकि हम तो क्या है, हम तो हर बैच के लिए वही पढ़ाते रहते हैं, सिर्फ अपडेटेड उस साल का क्वेश्चन होता है उसमें। तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, हम आपको गाइड करेंगे। हम आपको ये गाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, वो हम आपको गाइड करेंगे। बाकी फॉलो करना तो ऑब्वियसली आपके ऊपर है, लेकिन स्टूडेंट्स फॉलो इसलिए करते हैं कि उनको सिलेक्शन चाहिए, टीचर में अगर बिलीफ है तो वो फॉलो करते हैं। तो 44,550 रुपये में 1 साल का है प्लस सब्सक्रिप्शन, और 2 साल का 64,800 में है, और 3 साल का 81,000 में है मेरे इस कोड के साथ। और आइकॉनिक अगर आप लेते हैं जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है, तो ये आपका 1 साल का 62,550, और 2 साल का आपका 96,300, और 3 साल का 1,26,000 है। 3 साल का कोर्स हमने लॉन्च किया है अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के बाद से ही तैयारी में लग जाते हैं। इसकी ईएमआई बहुत कम है, 3 साल वाला कोर्स आपका 3,500 रुपये में हो जाता है। तो ईएमआई बहुत कम है, और ईएमआई पर लेते हो आप तो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। रिंकू लाइव मेरा कोड है, मेरे कोड के साथ आते हो तो मैं आपकी कोच हो सकती हूँ, और बेस्ट तरीके से मैं आपको गाइड करूँगी, ये गारंटी है। ये सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शनल हमेशा स्टूडेंट ऑप्ट करता है। तो आप पबेड हो, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ लिटरेचर, हिंदी, कन्नड़ और इंग्लिश, ये 4 साहित्य के हैं। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नए नए लॉन्च भी कर रही है अनअकैडमी, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो सिर्फ ऑप्शनल लेने के लिए आप 12 महीने का जो है 24,750 रुपये में है, और यही बेस्ट है आपके लिए। 1 साल से कम वाला मत लेना, क्योंकि कम वाला 6 महीने का आपका 20,250 रुपये में ही है, हो जाएगा कंप्लीट, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत सारा प्रैक्टिस मिल जाएगा आपको अगर 1 साल वाला लेते हो। और दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है, सिर्फ 5,000 का फ़र्क है, और 5,000 के लिए आपको 6 महीना और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसलिए आप 12 महीने का ही लो, और रिंकू लाइव मेरा कोड है। बाकी सारे ज़्यादा के लिए भी ले सकते हैं, मैंने आपको मिनिमम बता दिया। सॉरी। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, और आपको मेरा ये कोड यूज करना है, कोड अभी छुप गया होगा मेरे से,
तो रिंकू लाइव मेरा कोड है। इस कोड के साथ आप अनअकैडमी पर आइए और कंप्लीट तरीके से आप मेरे साथ पढ़िए। तो नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट की गुफाओं में बौद्ध वास्तुकला। तो इसमें रिलीफ स्कल्पचर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। जो बौद्ध स्थापत्य में रिलीफ स्कल्पचर का, जो दीवारों पर मूर्तियां बनाई जाती थी, उसको रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी आपको पक्का। तो अभी आप पश्चिमी घाट की गुफाओं में जो बौद्ध वास्तुकला हमें मिली है उसकी बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट ही एक मुख्य स्थान रहा है बौद्ध वास्तुकला का। तो पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में जो है गुफाओं को काट कर, वेस्टर्न घाट पहाड़ियां गुफाओं को काट कर और बिहारों के बीच ये जो है जो निर्माण की परंपरा चली, उसमें लगभग आप ये समझ लो कि 100 साल पूर्व से लेकर और 200 शताब्दी, मतलब 10, ये आप ये मैं मान लीजिए कि 100 BC, इसको आप कहिए 100 BC, ठीक है। 100 BC से 200 AD तक इसमें निर्माण हुआ है। जो विद्या दहेजिया हैं, जो हमारे मतलब एक हिस्टोरियन हैं, ये इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। तो पहला है कि 100 BC से लेकर 20 BC तक पहला जो फेज चला, 100 BC से 20 BC तक, और दूसरा फेज चला 50 BC से 200 AD तक, 200 AD तक चला, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ये आपका चलता है। सॉरी 50 AD है ये, ठीक है, ये 50 AD है। तो 50 AD टू 200 AD तक ये दूसरा फेज चला। तो एकदम ये 2 स्पष्ट चरण हैं और काफी लोग इससे एग्री करते हैं। तो इसमें कोडीव, नदेसर, भाजा, ठीक है, तुलजा, पीतलखोड़ा, कोडाने, इसको कोडाने भी कहते हैं। कोडाने का किला आप शिवाजी से आपने सुना हो गया मध्यकाल में। अजंता, नासिक जो आप पढ़ते हो ना, नासिक ही शुद्ध शब्द है। बेदसा, ये सब पहले चरण के हैं। तो पहले चरण में आपने क्या पढ़ा, ये देखिए 100 BC से लेकर 20 BC तक। तो ये सब जो है पहले चरण में बने हैं, ये सब पहले चरण में। दूसरे चरण में जो कि आपका 50 AD से 200 AD तक चलता है, ये देखिए। तो ये जो है आपका इस चरण में जो निर्माण किए गए, इसमें कारले, कुंडा, महाड़, करड़, शिलारवादी, कन्हेरी, ये सारे दूसरे फेज में बने। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, मैं चेक कर रही थी कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। तो ये दूसरे चरण में ये बने। तो इसमें मैप से भी मैं दिखा दूंगी आपको। ये देखिए, ये मैप है आपका। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये जो है ये वाला एरिया, ठीक है, ये इसमें जो है, और मतलब नीचे भी आते हैं तो यहाँ तक, मतलब पूरा वेस्टर्न घाट का है ये। तो मुख्य उस पे वेस्टर्न घाट देखा है ना आपने, मतलब डेक्कन की जब नीचे जाते हैं, आप ज्योग्राफी तो पढ़ा ही होगा आपने। तो जब डेक्कन के नीचे जाते हैं तो जो पहाड़ियाँ हमें ईस्ट की तरफ मिलती हैं उसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं, पूर्वी घाट। जो पहाड़ियाँ हमें वेस्ट की तरफ मिलती हैं उन्हें हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये हो जाती हैं आपकी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपने देखा है कि ये सभी भारत की पहाड़ियाँ लगभग त्रिभुजाकार शेप बनाती हैं भारत के नक्शे में बीचों बीच। मतलब कन्याकुमारी से आप सीधे ऐसे नहीं आ सकते। अब तो आ सकते हो, पहाड़ियों में बहुत सारे वो काट के रेलवे लाइन बिछा दी गई है, पर फिर भी साइड वाले रास्ते ज़्यादा अपनाए जाते हैं।
तो भारत में मतलब ये त्रिभुजाकार बनाती हैं ये पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है यहाँ पर, और इधर है आपका ईस्टर्न घाट। तो इसी में वेस्टर्न घाट में ये सब मिलता है। तो ये देख पा रहे हो आप, सोपारा, कल्याण, कल्याण जो है जिसको कल्याण कहते हैं, कोंडीवटे, इसमें शेर घाट, ताल घाट, कन्हेरी, नाना घाट, नासिक, नवासा, पीतलखोरा, अजंता, औरंगाबाद, पैठन, ये पूरा आपका भोरगढ़ है, कारले, बिदसा, अम्बीवेल, नदसुर, नदसुर, नदेसर नहीं है, नदसुर है। नदेसर बनारस में एक जगह है, मुझे वो आ गया। तो नदसुर है, कोडा, महाड़, ये सारे जो है ये आपके वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। और इसमें ये पश्चिम, मुख्य रूप से पश्चिम भारत अगर हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम भारत में। बाकी तो कुछ जो गुफाएं बनी, तो लोमस ऋषि सुदामा गुफाएं गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में है। इस तरह की गुफाएं सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही नहीं है, ये आपके इधर बराबर की पहाड़ियों में बिहार में भी ये बनी। पश्चिमी घाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोंडीविते गुफा, तो ये प्रीलिम्स फैक्ट भी है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। कोंडीविते गुफा ये 100 AD, ठीक है, 100 BC अगले चरण का प्रतिनिधित्व करती है कोंडीविते गुफा, 100 BC अगले चरण का, ठीक है। और इसमें हम लोग जो नक्शा मिलता है बनाने का, कि स्तंभों की 2 पंक्तियां बनाई जाने लगी जो चैत्य की दीवारों की सीध में स्तूप तक जाती थी। जैसे अभी मैं चैत्य का फोटो दिखाऊंगी तो आपको दोनों पंक्तियां बताऊंगी। तो स्तूप जो बन रहे थे उसका आकार तो एपिसाइडल ही रहा, मतलब इस तरह से स्तूप बन रहे थे ना, तो इसको मेहराबदार भी कहते हैं इसको। तो ये आकार, स्तूप का आकार मेहराबदार ही रहा। पश्चिमी भारत की बौद्ध गुफा में पीतलखोरा की गुफा संख्या 3 को भी लिया जाता है। और बेदसा में स्तंभ युक्त एपिसाइडल चैत्य बने, और ये 3 तरफ साथ साथ ये 3 तरफ बने हुए कक्षों को जोड़ता है। 3 तरफ से बने हुए कक्षों को ये जोड़ता है बीच में जैसे स्तूप को। अब सबसे पहले आप स्तूप देख लीजिए, ये देखिए, ये उन सब का मैप है। ये इन सब का ये मैप दिया हुआ है कि अजंता कैसे बना है। ये देखो, ये बीच में स्तूप है, जो गोल आप देख रहे हो ना, ये बीच में स्तूप है। ये सुदामा और लोमस की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो सुदामा और लोमस की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि ये भी इसी तरह से बना हुआ है। तो ये मतलब ये पूरा ऐसे जाकर, ऐसे आपने गुफा में प्रवेश किया और फिर अंदर गए तो यहाँ पर स्तूप बना हुआ है भीतर। हमेशा भीतर जो है एक चैत्य के मुहाने पर अंतिम छोर पर, मुहाने पर नहीं अंतिम छोर पर स्तूप होता था, ताकि बौद्ध जो भिक्षु हैं वो वहां पर ध्यान कर सके। एक तरह से वो बुद्ध का प्रतीक था, तो इसलिए हर जगह बना है। ये देखो, अजंता में भी यहाँ पर बना है। तो ये 2 पंक्तियां हैं, ये 2 पंक्तियां हैं। बेदशा में भी आपको ये 2 पंक्ति मिल रही है, और छोर पर आपको स्तूप है। और ये तुलजा में ये थोड़ा सा ये गोलाकार दिख रहा है आपको। नासिक में भी आप इस तरह से 2 पंक्तियां हैं और फिर यहाँ पर स्तूप है। तो इसको आप, ये कार्ले का सबसे बेस्ट माना जाता है, मतलब स्तूप का एक आइडियल, एक आदर्श डिजाइन कार्ले ही माना जाता है। तो ये जो है आपका, ये देखो, ये देख लो पहले आप, देखो ये कार्ले है और ये बेदशा है। तो ये जो आप अभी मैप में देख रहे थे ना, डॉट डॉट दोनों तरफ और यहाँ पर गोलाई, तो ये इसी को दिखाया जा रहा था। तो ये 2 स्तंभों की पंक्तियां चल रही हैं, ये देख रहे हो आप। तो ये दोनों स्तंभों की पंक्तियां यूं चलती हुई अंत तक जाती हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा स्तूप। तो ये बुद्ध स्तूप क्यों बनाए जाते थे चैत्य में, अभी बताया मैंने आपको, ये बुद्ध का प्रतीक था। जैसे बुद्ध की मूर्ति मना था बनाना, तो आप किस पे पूजा करोगे, तो प्रतीक के सामने। तो ये एक तरह से स्तूप प्रतीक था बुद्ध के महापरिनिर्वाण का। तो यहाँ पर इसीलिए हर चैत्य में ये बनाए गए थे। ये देखो, इसके ऊपर डिजाइन भी किया गया है, कुछ कुछ नक्काशी की गई है। और यहाँ पर
यहाँ पर सुंदर नकाशीदार ये खंबे बने हैं इन्वर्टेड लोटस के साथ। और यहाँ पर मतलब इन्वर्टेड लोटस एकदम अशोक की तरह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डिजाइन बना दिया गया, पर फिर भी आप देख पा रहे हैं नकाशीदार। और यहाँ पर सिंपल प्लेन खंबे बने हैं, ये गोलाकार हैं और ये चतुर्भुजाकार है। और स्तूप में हमेशा जो छत होती थी, छत, ये गजपृष्ठीय कहते हैं इस छत को, क्योंकि जैसे हाथी का पीठ ऐसे होता है तो उसी तरह ही बना हुआ था, तो इसको गजपृष्ठीय कहते हैं। यहां पर भी सेम है। तो इस तरह से ये बनते थे। तो मैंने पिक्चर आपको इसलिए दिखाया, ये कार्ले का है और ये बेतसा का है। ये जो है आपका कन्हेरी का है, ये कन्हेरी का है, ये आपका कन्हेरी का चैत्य है। ये भी देख पा रहे हो, इसका जो है छत थोड़ी सी चौड़ाई लिया हुआ है और गजपृष्ठीय आकार में नहीं है एकदम। तो और ये भाजा की गुफाएं हैं, ये आपका जो है कन्हेरी का चैत्य है और ये भाजा की गुफाएं हैं। तो गुफाओं में ही चैत्य बना होता था, मतलब भाजा में चैत्य भी था। ये देखो भाजा का ये चैत्य है और ये गुफाएं हैं। तो जहां गुफाएं होती थी वहां चैत्य जरूर होता था। कि आखिर गुफाओं में क्या होता था, भिक्षुक रहते थे और चैत्य में जाकर वो ध्यान करते थे। तो ज्यादातर जगह पर ये मिला है हमें संरचना। और कई बार गुफाओं के भीतर ही, मतलब ये जो चैत्य है ये गुफाओं के भीतर ही बना होता था। पहले आप गुफा के भीतर गए, फिर अंदर जाकर ये, तो आपने उसमें ये पढ़ा ना कि 3 कक्षों को जोड़ता था। आपने अभी ये पढ़ा ना कि अभी मैं आप लोग को बता रही थी 3 तरफ हुए कक्षों को जोड़ता था। तो बेदशा का जो चैत्य था, बेदशा का जो चैत्य था वो 3 तरफ बने हुए कक्षों को जोड़ता था। तो 3 तरफ कक्ष बने हुए थे और उसके बाद ऐसे आपका चैत्य बना था। पश्चिम भाग के जो प्रारंभिक विहार हैं, वही विहार मतलब वही जहां पर रहते थे बौद्ध भिक्षुक, जहां पर रहते थे उसको विहार कहा गया। वो गुफा में रहते हो, गुफाओं के ही काट काट के बनाया गया था या चट्टान से काट कर बनाया गया था उसको ही। तो इनमें मुख्य कक्ष के चारों ओर एक मुख्य कक्ष होता था और फिर उसके चारों ओर छोटे छोटे सेल बनाए गए थे। सेल जो जेल में देखते हो आप, वैसे ही सेल। और सामने लेकिन जेल की तरह नहीं होता था, पर जैसे सेल देखा है ना आपने, अलग अलग बना रहता है। और सामने में खुला बरामदा होता था ऐसे। मतलब ये जो है आपका चारों ओर भिक्षुओं के निवास के लिए ऐसे छोटे छोटे सेल बने हैं। एक सेकेंड, आप भी इमेजिन किया करो जब मैं बताती हूँ। तो चारों तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, देखा ना आपने, उसमें दिखाया हुआ था। और बीच में मतलब सामने एक खुला बरामदा था। ये खुला बरामदा है, एकदम खुला हुआ। तो ये इस तरह से है। ये देखो तुलजा में भी ऐसा ही है। कुछ बिहारों में 2 मंजिली संरचनाएं थी, अभी दिखाया मैंने आपको। भाजे में 2 मंजिला था और इनके लिए जो सेल बने होते थे उसमें पत्थर का चबूतरा होता था सोने के लिए, और सिर के लिए कभी कभी पत्थर का तकिया भी होता था। तो ये भिक्षु बहुत कठोर जीवन जीते थे। तो सेल्स में पत्थर का चबूतरा बना है और पत्थर का तकिया भी बना है। आप सोचो उनका शरीर पूरा कट जाता होगा, हालांकि उस पर वो कुछ बिछाते होंगे, पर फिर भी एक कठोर चीज का तो आभास होता ही होगा। और तकिया का तो आप देखो, कक्ष की जो दीवारें हैं उसमें काटा गया है ताखा, ताखा काटा गया है ताकि उस पर दिया जलाया जा सके, क्योंकि उसके भीतर तो ज्यादातर अंधेरा होता था। और नक्काशी का भी प्रमाण है, मिला है हमें कुछ चैत्यों से। तो अभी दिखाया ना मैंने आपको कार्ले में कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। और भाजा की विहार संख्या 19 में भी खूब सुंदर नक्काशी की गई है। प्रवेश द्वार पर भी की गई है, बरामदे पर भी की गई है। और जो जब प्रवेश द्वार का जो पिछला भाग है उसमें सूर्य
और इंद्र देवताओं को दर्शाया गया है। था जबकि बौद्ध विहार, और उसमें इंद्र और सूर्य देवता को दिखाया गया है। बेसिकली बनाते थे कोई न, जो बनाने वाले कारीगर होते थे वो हिंदू होते थे, हिंदू धर्म को मानने वाले, तो वो इसको बहुत नहीं सोचते थे, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि यहाँ पर बनाना चाहिए, वो सुंदर बनाने के लिए वो सब बना देते थे। तो यही नक्काशीदारी देख पा रहे हैं आप, नक्काशी का भी उदाहरण हमें मिलता है। बहुत सारी यक्ष यक्षिणी टाइप की बनी हुई है, कई सारी मूर्तियाँ। ये वेदसा का सिंपल है, और ये भाजा वाला है। देखो कितनी प्रवेश द्वार पर कितनी नक्काशी है। ये सिंपल है, यहाँ नक्काशी नहीं है, पर यहाँ पर प्रवेश द्वार पर इतनी सुंदर नक्काशी आपको मिल रही है। और कोई कोई 2 मंजिला होता था, ये कन्हेरी का है, तो देखो ये 2 मंजिला ढांचा है। ये पीतलखोरा के बिहारों में भी खूब सुंदर नक्काशियां मिलती हैं। पीतलखोरा में भी, सबके यहाँ पर पिक्चर अवेलेबल नहीं है। जितने पिक्चर्स उपिंदर सिंह में थे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। पर आप इमेजिन कर सकते हैं, एक पिक्चर को देखने के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होता होगा। तो बौद्ध गुफा स्थापत्य की दृष्टि से तीसरा चरण 2री और 3री शताब्दी साल का है। जो तीसरा चरण है 2री और 3री शताब्दी। तो अब इसमें जो है इन गुफाओं का जो निर्माण में है, सातवाहन राजाओं का जो शक क्षत्रप थे उनका योगदान माना जाता है। सातवाहनों ने ज़्यादा किया। तो नासिक का जो है गुफा संख्या 3 है, ये कुछ समय बाद का है, और ये गौतमीपुत्र गुफा कहलाता है। तो याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है आपके लिए कि नासिक का गुफा संख्या बिहार संख्या 3 गौतमीपुत्र गुफा कहलाता है, क्योंकि इनका अभिलेख हमें वहां से मिलता है। तो यहाँ पर भी भिक्षुओं के लिए बने हुए छोटे छोटे कक्ष हैं, ये वही वाला है, और नक्काशी भी की गई है। ये देखो, दिख रही है ना नक्काशी आप लोगों को? ये देखिए, ये देखिए, इस पे एकदम नक्काशी किया हुआ है, और अंदर ऐसे ही जैसे जो पीछे वाला भाग है उस पर स्तूप बना है एक, जैसे आपने देखा वैसे ही 2 स्त्री उपासिकाओं का बना है, उनके साथ 2 दिव्य आकृतियां बनी हुई हैं। तो स्त्री उपासिकाओं का भी, तो उपासक उपासिका मतलब जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए बौद्ध धर्म को मानते थे उनको उपासक उपासिका कहा गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कन्हेरी से जो छोटा चैत्य कक्ष था वो अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री के काल का है, यज्ञश्री के, और इनके प्रवेश द्वार पर मिथुन का प्रतीक बना हुआ है। तो ये क्योंकि ये लोग ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग थे तो इसलिए ऐसा हो सकता है, और ये कार्ले की तुलना में कम अट्रैक्टिव है। देखा आपने, अभी मैंने दिखाया था अभी आपको। अजंता की बात करते हैं तो वहां पर चैत्य संख्या 9 और 10, अजंता के चैत्य संख्या 9 और 10 में जो भित्ति चित्र बने हैं वो भी इसी काल के हैं, यानी मौर्योत्तर काल के। अजंता की गुफाएं अपनी भित्ति चित्र के लिए जानी जाती हैं, तो उनका जो 9 और 10 गुफा संख्या है वो इसी समय का बना हुआ है। चैत्य संख्या 10 के भित्ति चित्र में अपने परिचारकों सहित एक शासक को बोधि वृक्ष की उपासना करते दिखाया गया है। बोधि वृक्ष भी उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, तो बोधि वृक्ष कहते हैं उसको। बरगद का पेड़ यानी पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष, तो बोधि वृक्ष के नीचे एक शासक उपासना करते हुए दिखाया गया है। और भित्ति चित्रों में श्याम जातक और छदंत जातक, आपको इसकी कहानी अगर जाननी है तो गूगल पे डालना श्यामा जातक और छदंत जातक, तो कहानी आ जाएगी। तो इनकी पूरी कहानी को ये लोग उकेरा करते थे, दीवारों पर इनकी कहानी को उकेरा करते थे। चैत्य संख्या 9 की भित्ति चित्र में अलग अलग दृश्य चित्रित किया गया है। एक में पशुपालक और मवेशियों को दिखाया गया है, पशुपालकों को और उनके मवेशियों को,
और दूसरे में एक स्तूप के इर्द गिर्द नागों को दिखाया गया है कि एक स्तूप के इर्द गिर्द नाग पूजा कर रहे हैं। तो ये बौद्ध था। अब भी बात करते हैं जैन गुफाओं की। उदयगिरी और खंडगिरी की जो जैन गुफाएं हैं उसकी बात करते हैं। तो उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियां पता है आपको, उड़ीसा के पुरी जिला में है। और ये शिशुपालगढ़, ये पहाड़ियां जो है शिशुपालगढ़ के काफी निकट है। एक बार आप लोगों को यूपीएससी में पूछ चुका है कि शिशुपालगढ़ कहाँ पर है। चश्मा बार बार बह रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ जी। तो ये जैनियों का प्राचीनतम गुफा स्थापत्य है और यहीं से हमें खारवेल का मिलता है। तो चूना पत्थर की ये पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां चूना पत्थर की बनी हैं, तो इसलिए इन पहाड़ियों को काटना आसान है। तो लेकिन चूना पत्थर में नक्काशी, बारीक नक्काशी नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होता है, पत्थर की क्वालिटी चाहिए होती है, तो वहां पर बारीक नक्काशी करना कठिन होता है। तो सॉलिड जो पत्थर होते हैं उस पर बनता है, तो इसलिए इसमें बारीक नक्काशी नहीं मिलती है। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख आप सुनते हो वो गुफा संख्या 14 में ही है। गुफा संख्या 14 में हाथी गुम्फा अभिलेख है और यही है, देखो आपका उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियां। 2 मंजिला स्ट्रक्चर देखो हमें मिला है, 2 मंजिला, फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये चारों तरफ है, इधर भी है इधर भी है। तो वो गुफा संख्या 10 था, वो गुफा संख्या 10 का ये बारामदा है, वही उदयगिरी खंडगिरी में। और ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं गांधार शीर्ष, गांधार शीर्ष है ये। तो ये गांधार शीर्ष इसको कहते हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शीर्ष यानी छत है। और यहाँ पर नक्काशी की कोशिश की गई है और आप देख पा रहे हैं कि एंट्रेंस पर नक्काशी की गई है, कुछ मूर्तियां बना करके सजाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसको गांधार शीर्ष कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, गांधार शीर्ष भी उड़ीसा में ही, उन्हीं पहाड़ियों में। तो इनको जो है हम लोग पहली शताब्दी, 1st सेंचुरी बीसी का महामेघवाहन और चेदी वंश के काल का कहा जाता है। तो चेदी वंश का तो है था ही खारवेल। एक जो है कलिंग के शासक महामेघवाहन का भी यहाँ पर से हमें अभिलेख मिलता है। गुफा संख्या 9, अभी तो 10 देखा आपने, गुफा संख्या 9 को मंचापुरी गुफा कहते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स फैक्ट है, ये नोट रखिएगा। तो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में गुफा संख्या 9 को मंचापुरी गुफा कहते हैं। और इस वंश के 2 शासक कुदेपसीरी कुदेपसीरी और वडुक, कुदेपसीरी और वडुक के दान अभिलेख मिले हैं यहां से। गुफा संख्या 9 मंचापुरी गुफा से। तो यहाँ पर जो है से सभागार कक्ष, जो हॉल आपने देखा ना, सेल्स के बीचों बीच हॉल था, तो उसको सभागार कक्ष माना जाता है। तो यहाँ पर चैत्य को नहीं बनाया गया है, सिर्फ रहने के लिए बनाया गया है, चैत्य नहीं बनाया गया है। पर बाद में काट कर कुछ बनाया गया और उन कक्षों का उपयोग जो है मंदिरों के रूप में किया गया बाद में। तो इन पहाड़ियों पर काटी गई गुफाएं जो हैं वो 2 प्रकार की हैं, कुछ स्तंभों से युक्त हैं और कुछ नहीं है। आपने जैसे गुफा संख्या 10 में देखा कि स्तंभ हैं, कहीं कहीं स्तंभ नहीं है, कहीं कहीं स्तंभ युक्त बारामदा नहीं है। तो स्तंभों और स्तंभों का जो आकार है, निचले और ऊपरी वर्गाकार हिस्से हैं, जहां बीच वाले षटकोणीय हिस्से से जुड़ते हैं। इमेजिन करोगे तुम्हें लगेगा षटकोणीय मतलब 6 कोण, 6 कोणीय हिस्से से मिलते हैं। और जो वर्ग वहां पर हैं उनके वर्ग के कोणे निर्मित की गई हैं, एंगल्स निकाले गए हैं। और ये मतलब ये पूरा का पूरा जैसे अर्धचित्र फलक का रूप ले लेते हैं। तो ये जो है मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ आपको,
थोड़ा जगह भी कम है और यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। ऐसे आप ड्रॉ करने की कोशिश कर लीजिएगा, आपको छोड़ती हूँ। तो कुछ गुफाएं तो मंजिली हैं। अभी जो आपने देखा वो रानी गुम्फा कहते हैं। रानी गुम्फा ही सबसे सुरक्षित है और इसमें विशाल आयताकार आंगन भी बनाया गया था। और यहीं से हमें मतलब हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा, तो हाथी गुम्फा से हमें मिलता है खारवेल का अभिलेख, जिसे पता चलता है कि उसने जैन धर्म अपना लिया था। इसी समय गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास होता है। तो बौद्ध स्थापत्य और उसके जैन जैन गुफाओं को देखा हमने। बेसिकली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि गुफा स्थापत्य में भी यह सब आ जाता है। अब इस समय जो प्रतिमाएं बनी, जो मूर्तियां बनी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा गांधार। यहाँ थोड़ा उपिंदर सिंह थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगी। तो उत्तर पश्चिम से ये शुरू होता है। गांधार शैली का मतलब उत्तर पश्चिम, और वहाँ पर जो ग्रीक थे, रोमन थे, वो प्रभाव पूरा का पूरा हमें दिखता है। मतलब यूनानी और रोमन प्रभाव और कुछ मध्य एशियाई प्रभाव गांधार शैली पर दिखता है। तो एक तरह से ये संगम भूमि थी ये। और ये प्रतिमा शैलियों में भी ये संगम दिखा, क्योंकि यहाँ पर इस उत्तर पश्चिम में कई संस्कृतियां मिलती थी। और कई क्यों मिलती थी? क्योंकि कई संस्कृति के लोग रहते थे उस क्षेत्र में। कुछ रोमन बस्तियां हैं, कुछ यूनानी बस्तियां हैं, कुछ वहां पर हिंदूज भी रहते हैं, कुछ अरब व्यापारी भी रहते हैं। तो ये बड़ा मिला जुला सा रहा। तो अभी वर्तमान का जो बेग्राम है, ये बेग्राम अभी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो वर्तमान का जो बेग्राम है ये प्राचीन कपीशा नगर था। कहते हैं कपिल मुनि ने इसे बसाया था। उनकी पत्नी का नाम लोग बताते हैं कपीशा। तो खैर वो तो माइथोलॉजिकल कहानी है। कपीशा नाम था इस नगर का। तो ये आधुनिक बेग्राम है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन से प्रीलिम्स फैक्ट बनता है। वैसे तो आप मतलब टोटल जब आप गांधार शैली पर लिखना शुरू करोगे तो गांधार शैली जब वर्ड देख लेना कितने वर्ड का पूछा है। तो अगर सिर्फ शैली की विशेषता पूछेगा तो आप शैली डालेंगे, पर पूरे के पूरे गांधार शैली पर पूछता है तो आप फिर गांधार शैली कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ पर प्राप्ति स्थल है, तो ये सब आप डालेंगे। तो ये जो इस उपमहाद्वीप की जो है कई विभिन्न हिस्सों से, मतलब भारत के जब भी उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट, तो कई हिस्से से आने वाले मार्ग यहाँ पर मिला करते थे। कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया है उत्तर पश्चिम, इसीलिए ये फेमस था। तो यहाँ से खूब पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और यहाँ से एक धनाढ़ व्यक्ति का विशाल खजाना भी मिला है। बेग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वहां से एक धनाढ़ स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो धनाढ़ व्यक्ति का एक विशाल खजाना भी मिला है और उसका जो है मतलब काफी खूबसूरत है, वो काफी उत्कृष्ट है वो। तो उस खजाने में यूनानी, रोम और एलेक्जेंड्रियाई, ये सब वहां से जो प्रतिमाएं मंगाई गई हैं वो है। चीन की जो मतलब लाख की बनी हुई जो सामग्रियां हैं वो मिली हैं। हाथी दांत की बनी 1000 से अधिक उपादान मिले हैं, 1000 से अधिक। और हाथी दांत की जो वस्तुएं हैं ये संग्रह बेग्राम संग्रह के नाम से चर्चित है। बेग्राम संग्रह, जिसमें सिर्फ हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं हैं। तो इनमें जो है 1st सेंचुरी बीसी से लेकर और 1st सेंचुरी तक और 3rd सेंचुरी तक के चीजें मिलती हैं। यानी 1st सेंचुरी बीसी से शुरू होकर ये थर्ड सेंचुरी तक की, मतलब 3री शताब्दी तक की चीजें मिलती हैं। तो वहीं बेग्राम से हाथी दांत की तो बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, जिसे हम बेग्राम संग्रह कहते हैं। हाथी दांत की बनी एक बड़ी प्रतिमा को देवी गंगा की प्रतिमा बताया जाता है। हाथी दांत की मूर्ति मिली है बनी हुई और उस मूर्ति को गंगा से मिलाया जाता है। और कुछ आखेट दृश्य भी मिले हैं
हाथी दांत पर। ये पहलवों के समय में बनी है। हाथी दांत के ऊपर कुछ आखेट के यानी शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। तो मतलब ये जो जिस तरह से संग्रह मिला है, इसकी तुलना अमरावती और नागार्जुन कोट से किया जा सकता है, जहां से खूब खूब सारे इस तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। श्रीलंका में अनुराधापुर था, तो अनुराधापुर में जो जेतवन स्तूप था, जेतवन याद रखिएगा, अनुराधापुर श्रीलंका, यहाँ से भी बहुत सारी मतलब हाथी दांतों की वस्तुएं मिली हैं। और बौद्ध स्थलों पर जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं उनमें मतलब बहुत ज़्यादा समानता दिखती हैं। जो हाथी दांत की प्रतिमाएं मिली हैं और जो बाद में बौद्ध धर्म में बना, इनमें बहुत समानता भी दिखता है, बहुत सिमिलैरिटीज है। तो यहाँ पर ये कपिश क्षेत्र में यानी बेग्राम में जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं उनका काफ़ी महत्व है। और उसमें बामियान जो है, जहाँ से बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति मिली थी, जिसको तालिबानियों ने डायनामाइट से उड़ा दिया था, बामियान से भी जो कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो बामियान में एक माणिक्य जड़ित यानी आपका मणि से जड़ित सोने की एक अवशेष मंजूषा मिली है। तो अवशेष मंजूषा पता है ना, जिसमें अस्थियां या चिन्ह रख दिए जाते थे एक कलश में भरकर, एक तांबे के कलश में भरकर रख दिए जाते थे, और तो स्तूप के बीचों बीच होता था, तो उसको अवशेष मंजूषा कहते थे। तो ये उसमें मणि जड़ा हुआ है, और इसकी जो डेट है वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी निश्चित की गई है। तो ये जो अवशेष मंजूषा पर 2 सेट में 3 आकृतियां बनी हैं। बीच में बुद्ध हैं और उनके अगल बगल जो है इंद्र और ब्रह्मा। ये एक अद्भुत उदाहरण है कि बुद्ध के अगल बगल मैत्रेय को बना हुआ मैत्रेय बने हुए दिखाई देते थे, या फिर मतलब अवलोकितेश्वर का बना हुआ मिल गया, मतलब उनके ही रूपों को दिखाया जाता था। पर यहाँ पर इंद्र और ब्रह्मा बने हुए हैं। तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? बामियान से। अच्छा, यहाँ से भी यूपीएससी आपका क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये जो पाकिस्तान की स्वात घाटी है, ये स्वात घाटी जो कि हिमाचल से शुरू होकर के मतलब हिमाचल में भी भारत में अगर बात करें तो हिमाचल में पड़ता है ये, तो लेकिन ये पाकिस्तान के स्वात घाटी में ये बहुत सारी बौद्ध प्रतिमाएं मिले। ये स्वात घाटी पूरा बौद्ध प्रभाव से, ऐसा लगता है देखकर कि बौद्ध प्रभाव से पूरी तरह से आच्छादित था स्वात घाटी। तो इस पर ईरान और पर्थियन, ठीक है, मतलब ईरान का मतलब पर्शिया, तो उसको पर्शियन शैली कहते हैं, कहीं उसी को पर्थिया हिंदी में लिख दिया जाता है। तो उस समय की जो गांधार कला थी वो पूरी तरह से ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित हो रही थी। ग्रीक यानी यूनानी और रोमन कला से प्रभावित हो रही थी। और यहाँ पर ये सभी आपको लक्षण मिलते हैं। धीरे धीरे आप देखिए, जो आभा मंडल जो बुद्ध के सिर के पीछे आप लोग ये देखते हो ना, गोल बना रहता है ऐसे, इसको आभा मंडल कहा जाता है। तो आभा मंडल के साथ जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है वो बहुत मतलब अच्छी है, उल्लेखनीय कह रहे हैं ये। तो बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा के अगल बगल जो है ब्रह्मा और इंद्र को खड़ा दिखलाया गया है, और ये 1st सेंचुरी की है, और जो खूब गहरे तरीके से पत्थर में उकेरी गई है ये प्रतिमा। जैसे पत्थर को काट कर मोनोलिथिक नहीं कह रही मैं, पर खूब अच्छी तरह से उस पे भाव भंगिमाएं उकेरी गई हैं। तो वो मतलब भाव भंगिमा जो फेशियल एक्सप्रेशन जो दिखाया गया है उसको ईरानी कला माना गया। तो ग्रीक, यूनानी, रोमन और ईरानी, तो चेहरे की जो भाव भंगिमा दिखाई गई है, जो भाव भंगिमा, ये यहाँ पर भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे हो गई है, ठीक है।
तो जो भाव भंगिमा दिखाई गई है वो एक तरह से ईरानी कला का प्रभाव है। तो आपको यही 2 बार पूछ चुका है कि कौन कौन से प्रभाव है। एक बार ये क्वेश्चन 14 में पूछा हुआ था, 14-15 में, 19 में पूछ चुका है, उसके पहले 2010 में पूछ चुका है कि गांधार कला पर कौन कौन से प्रभाव हैं। तो इस बार था कि मध्य एशियाई प्रभावों को वो कीजिए, परिलक्षित कीजिए। तो मध्य एशियाई, ये सारे मध्य एशियाई वाले हैं, तो इस तरह से मध्य एशियाई प्रभाव मिलता है हमें। तो कुषाण काल में विशेष रूप से इसका गांधार क्षेत्र में इसका खूब गतिविधि होती है। और ये गांधार में गांधार क्षेत्र और मथुरा ये प्रमुख केंद्र के रूप में, मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आते हैं। तो इन प्रतिमाओं में शाही आकृति वाला चित्र उकेरा जा रहा था, एकदम शाही तरीके से दिखाया जा रहा था। पृष्ठभूमि धार्मिक रहा, जो प्लॉट रहा वो धार्मिक रहा हमेशा। तो इन प्रतिमाओं का जो निर्माण हो रहा था वो अलग अलग स्टाइल में हो रहा था, अलग अलग शिल्प कलाओं में हो रहा था। इनकी शिनाख्त करना, ठीक है, इनकी शैलीगत समानता और विभिन्नताओं के आधार पर इनकी शिनाख्त की जा सकती है कि कौन सा किस तरह का है, मतलब कौन सा मथुरा कला है, कौन सा गांधार कला है, कौन सा मथुरा कला है, कौन सा गांधार कला है। तो इन सब के स्टाइल को देख करके, तो एक राइटर है हंटिंगटन, वो गांधार शैली को बैक्ट्रो गांधार भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया अफगानिस्तान में ही था, तो इसको बैक्ट्रो गांधार कहते हैं। ये बैक्ट्रो गांधार शैली है। तो इसमें जो है भारत में जो जिन क्षेत्रों में ये हुआ, तो ये देखो ये गांधार क्षेत्र चला जा चुका है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कश्मीर, अफगानिस्तान, ये इन क्षेत्र में ये फैला हुआ था। 7वीं शताब्दी तक ये लोकप्रिय बना रहा, 7वीं शताब्दी तक। तो इसका विकास जो है इंडो बैक्टीरियन काल में ही हो गया था, जब बैक्टीरियाई आए थे। जब ये जो पहलव है ये बैक्टीरिया से बताए जाते हैं, मैंने मैप दिखाया था ना आपको। तो शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं। तो ये मतलब इस शैली का विकास उसी समय हो गया था वैसे तो, इस शैली का विकास। लेकिन पूरी तरह से इसको हम लोग कब परिपक्व होता है, पूरी तरह कब इसका विकास होता है, तो वो हम कहेंगे कि कनिष्क के समय। तो यानी पहले फर्स्ट सेंचुरी से शुरू होकर ये 3rd सेंचुरी तक इसका खूब विकास होता है। और प्रारंभिक दौर में ये नीले शिस्ट की बनी, यानी नीले पत्थर की, नीले और हरे पत्थरों की बनी है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो गांधार शैली की मूर्तियां नीले हरे पत्थरों से बनी, नीले हरे पत्थरों से, ठीक है। और इसमें भी काफी समन्वय दिखता है, कई शैलियों का मिश्रण हमें मिलता है। तो गांधार कला के विषय भारतीय थे, लेकिन शैली जो रही वो यूनानी रोमन शैली रही, यूनानी और रोमन शैली। और इनको जो है ग्रीको बौद्ध कला भी कहते हैं, लोकप्रियता के मारे। मतलब गांधार बौद्ध कला, ग्रीको बौद्ध कला, यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं गांधार कला को। तो कैसे यूनान से क्या मिलाते हैं? तो चेहरे की भाव भंगिमा, घुंघराले बाल और खूब बढ़िया बॉडी, खूब एकदम चुस्त शरीर। और जो कपड़े पहनने होते हैं ये, वो खूब मोड़दार, खूब उसका फोल्ड, आप लोग भी तो देखते हो चित्र में दिखता है ना,
तो खूब फोल्ड बने हुए हैं उसमें। तो ये रोमन प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले भी मैंने बताया कि वस्त्र में जो सलवट है वो रोमन प्रभाव है, और चेहरे की भाव भंगिमा, घुंघराले बाल, मांसल शरीर, ठीक है, ये मतलब मांसल शरीर, एक तरह से घुघराले बाल और खूब अच्छी बॉडी, ये एक तरह से यूनानी बहुत प्रभाव है। ये देखो, ये इसकी मैं फोल्ड की बात कर रही थी, ये देख पा रहे हो आप, ये जो कपड़े पर ये तह दिखा रहा है, और ये घुंघराले बाल, और बॉडी भी देखो कितनी चौड़ी चौड़ी अच्छी बॉडी है। तो ये जो है बुद्ध की बैठी प्रतिमा है, और ये बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। तो ये जो बुद्ध की बैठी प्रतिमाओं की क्या प्रमुख विशेषता रही गांधार शैली में जो बनी, तो इनको धर्म चक्र मुद्रा और ध्यान मुद्राओं में दिखाया गया। जैसे अभी वाला आपने देखा ध्यान मुद्रा में था। कुछ प्रतिमाओं में मूछें भी बनाई गई हैं, कुछ में मूछें भी बनाई गई हैं, ठीक है, कुछ में, जैसे इसमें तो मूछें नहीं है, तो ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और ये खड़े बुद्ध हैं, खड़े बुद्ध हैं, देखो पहचान में नहीं आ रही है। तो पद्म पाणि की भी गांधार शैली में बने लोकप्रिय बोधिसत्व हैं पद्म पाणि। मैत्रेय, तो मैत्रेय अपने हाथ की पत्र से और पद्म पाणि कमल के फूल से पहचाने जाते हैं। पद्म, पद्म का मतलब ही कमल होता है, पाणि मतलब हाथ, तो जिसके हाथ में कमल है। और ये देखो, ये उपवास करते हुए सिद्धार्थ की मूर्ति है, मतलब ये भी गांधार शैली में ही बनी है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि सिद्धार्थ जब बैठ के उपवास करे तो देखो पेट की हथेली दिखाई गई है, मतलब बिल्कुल एकदम बुद्ध हड्डी हो गए हैं, ये देख पा रहे हो आप, एक एक हड्डी बुद्ध की दिखाई दे रही है, जबकि चादर ओढ़े हुए हैं, ये चादर है हाथ पर। तो ये जो मूर्ति बनाने वाले कलाकार हैं उनकी कल्पना है, ये कलात्मकता है ये, कि उन्होंने ये सोचा कि बुद्ध जब बिना खाए पिए बैठे थे तो बुद्ध कैसे हो गए थे, तो वही उनकी कंकाल शरीर को दिखा रहा है। कई मतलब जो जैसे बुद्ध की प्रतिमाएं ऐसी बनी है सादी, और जो बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनी हैं वो उनको खूब आभूषण पहना दिया गया है, सिर पर पगड़ी या फिर बढ़िया हेयर स्टाइल, पैर में खड़ाऊ, और बड़ी संख्या में जो बोधिसत्व बने हैं उनकी मूछें बनाई गई हैं। अच्छा, गांधार शैली में सिर्फ मिट्टी ही नहीं, मतलब सिर्फ पत्थर ही नहीं, पत्थर के बने ना नीले हरे, धातु की भी प्रतिमाएं बनाई गई। तो यहाँ पर एक जगह है शाह जी की हेरी, शाह जी की हेरी, ये पेशावर के नजदीक है। इस स्तूप में धातु की बनी एक अस्थि मंजूषा पाई गई है। तो अस्थि मंजूषा आप समझ गए ना, जिसमें अवशेष रखे रहते थे। तो ये कनिष्क की राजधानी कनिष्कपुरा थी ये जगह। आज का ये क्या है, शाहजी की हेरी, ये पेशावर के निकट पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में पेशावर के निकट है ये जगह। तो यही इसकी पहचान कनिष्कपुरा से की गई है, कनिष्क की राजधानी। कहीं कहीं इसी का नाम आप पढ़ते हो, पुरुषपुर पढ़ते हो इसी का नाम। तो ये बुद्ध की मूर्ति वहां उसी क्षेत्र से प्राप्त हुई है, हमें उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही। अब मथुरा की प्रारंभिक प्रतिमाओं की बात करते हैं, मथुरा और विदिशा की। विदिशा जहां से गरुड़ स्तंभ मिला, और मथुरा में जो प्रतिमाएं बनी। तो सबसे पहले बात करते हैं विदिशा की। तो विदिशा में हेलियोडोरस का मिला बेस नगर, हम इसको कई बार इसकी चर्चा कर दिया है हमने अभी तक। पर ये मौर्य स्तंभों की तरह नहीं था, मौर्य स्तंभों से बिल्कुल अलग अलग बना हुआ है, मतलब स्तंभ 4 अलग अलग आकार वाले हिस्सों में बटा है। जो स्तंभ बना है 4 अलग अलग आकार में। तो इसका निचला हिस्सा जो है फलक बने हुए हैं, और उससे ऊपर वाला हिस्सा 16 फलकों वाला, और उससे ऊपर वाले भाग में भी फलक है। चौथा सबसे ऊपरी हिस्सा गोलाकार है, वो गोलाकार है।
आप एक बार उसका फोटो डाल के देख लेना कि किस तरह से मौर्यों से अलग है। ठीक है। और जो दूसरे तीसरा हिस्सा है उनके बीच पुष्प माला बनी हुई है, माला की आकृति बनी हुई है। तो जो इन्वर्टेड कम लोटस होता था वो आकृति वाला स्तंभ शीर्ष है, ये विलोम कमल आकृति वाला, मतलब इस पर भी इन्वर्टेड लोटस है, मतलब उल्टा कमल। पर स्तंभ शीर्ष के ऊपर पत्तों के आकार वाला अलंकरण है, मतलब सजावट पत्तों के आकार वाला है। और इस पर जो है कमल के ऊपर एक वर्गाकार एक ब्लॉक बना हुआ है कमल के ऊपर इस तरह से, और इस पर हंस हंस बना हुआ है। हंस और मधुमालती की लताएं वो बनी हुई हैं, और गरुड़ प्रतीक रखा हुआ था इसी में गरुड़ प्रतीक रखा हुआ था, यानी गरुड़ की मूर्ति। तो विदिशा में जो पाई गई कुछ प्रतिमाएं शुंगकाल की हैं, पहली शताब्दी ईस्वी के बीच। और इसमें एक ऐसा स्तंभ भी मिला है गरुड़ स्तंभ के अलावा जो बरगद वृक्ष के जैसा लगता है बरगद बनाने की कोशिश की गई है। मथुरा की बात करते हैं अब। मथुरा कला क्या कैसे, तो ये कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, और प्राचीन समय से ही, शुरू से ही, प्रारंभ से ही ये एक बहुत उत्तम एक महान सिटी था, ये बड़ा सिटी था ये। इसके बड़ा होने का वो है कि ये मतलब ये व्यापार का भी केंद्र था, और यहाँ पर कई तरह के शिल्प बनाए जाते थे, कई तरह के यहाँ पर शिल्प भी बनाए जाते थे। तो धार्मिक केंद्र और बढ़िया कलात्मक गतिविधियों के लिए मथुरा प्रसिद्ध रहा। जो शिल्पकार थे वो कैसी मूर्तियां बनाते थे, तो पास में ही सीकरी, फतेहपुर सीकरी बलुआ पत्थर से बना है वो। तो ये फतेहपुर सीकरी की खदानों से निकले गए जो लाल चूना पत्थर का इस्तेमाल हो रहा था, यानी लाल पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था इस समय पर। तो इस समय आपने देखा कि बेसनगर और भरहूर में जो एक कलात्मक परंपरा का विकास हो रहा था, इसे और भी रिफाइन करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है, मतलब आप कोशिश की गई थी और आप उसको और रिफाइंड तरीके से देख सकते हो, आपको परिष्कृत स्तर के रूप में देख सकते हो कि मतलब एक तरह से बेस्ट, उस समय की जो कला थी उसके हिसाब से बेस्ट बन गया था। तो पिछले क्लास में आपने देखा कि क्षेत्रीय स्तर पर आम लोग यक्ष यक्षी नाग नागी बुद्ध बोधिसत्व जैन तीर्थंकरों की, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, सबका ही बन रहा था। तो मौर्य मतलब गांधार कला में सिर्फ बुद्ध की प्रतिमाएं बनी, और मथुरा कला में सबकी यक्ष यक्षिणी नाग नागिन बुद्ध बोधिसत्व जैन तीर्थंकर हिंदू देवी देवता सबके बने। तो मथुरा शैली में जो बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमा है उसकी क्या विशेषता है, तो इनमें सिंहासन पर बुद्ध को कैसे दिखाया जाता है, सिंहासन पर सुखासन है, मतलब सुख, खूब शांति पूर्वक बैठे हुए बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखाया गया है। मतलब खुद मन में शांति है तो वो बैठ के अपना आपको दान दे रहे हैं। और बुद्ध को केश विहीन भी दिखाया गया है, मतलब कि जैसे कई बार जैसे उनको बालों के साथ दिखाया गया है, कई बार उनको बालों के बिना भी दिखाया गया है। ठीक है। तो केश विहीन बुद्ध और घुंघराले बाल वाले बुद्ध, घुंघराले बाल वाले बुद्ध की जो केश है उपनिष युक्त है, वो शंखनुमा दिखाई देता है, शंखनुमा। ठीक है, इस तरह से ये देखो एक गोविंद नगर से इनकी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसमें भी आप देखो मथुरा कला में भी
बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट धोती पहनते हैं जो उनके पूरे शरीर को लपेटा हुआ है, और इसके पीछे एक प्रभा मंडल। तो प्रभा मंडल इसी को कहते हैं, ये जो देख रहे हो ना। तो गांधार शैली में तो गोल बना हुआ था प्रभा मंडल, और यहाँ पर गोल नहीं बना है। गांधार शैली में आपने देखा ना, गांधार शैली में इस तरह से बना हुआ है, गोल एकदम, और ये पूरा यहां तक दिखाया गया है। तो इसमें प्रभा मंडल भी मिलता है हमें। और इनका जो है पीपल का वृक्ष, प्रतिमा के शीर्ष के ऊपर पीपल का वृक्ष भी बनाया जाता था। पीपल ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष। तो जो मूर्तियां बनती थी उसके ऊपर पीपल बना दिया जाता था। ठीक है। तो बोधिसत्व में जो सबसे पॉपुलर है तो वो है वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर और मैत्रेय। बेसिकली ज्यादातर जो मिला है हमें, अवलोकितेश्वर की मूर्ति मिली। अवलोकितेश्वर के दोनों तरफ मैत्रेय और वज्रपाणि बने रहते थे। तो वज्रपाणि बुद्ध की शक्ति के प्रतीक हैं, और मैत्रेय जो है भविष्य, भविष्य के लिए है। तो ऐसे इंडिपेंडेंट भी बने ऐसे, और बाद में स्वतंत्र प्रतिमाएं भी बनने लगी, यानी इंडिपेंडेंट भी बनने लगी, और वैसी भी मूर्तियां बनी पूरा एकदम समूह में भी बनी। तो काफी सारे बुद्ध के जीवन को पत्थरों से काट कर बनाया गया है इसमें। और बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा हमें सारनाथ से मिलती है। सारनाथ में ये पूरी तरह से मथुरा शैली में बनी है। जो सारनाथ से बुद्ध की प्रतिमा मिली है वो मथुरा शैली का प्रतिनिधित्व करती है। और यहाँ पर जो मथुरा शैली में बनी हुई मूर्तियां जो है, कंकाली टीला, कंकाली टीला से बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो कंकाली टीला का चर्चा आप पढ़ते रहोगे जब तक इंसिडेंट पढ़ोगे। तो एक स्तंभ है जो टूट गया है, तो उसका टूटा हुआ अवशेष मिलता है, जिस पर बड़े बड़े मतलब भुजाओं वाले हाथ वाले 4 तीर्थंकरों की खड़ी प्रतिमाएं बनी गई हैं। ठीक है। एक बैठे हुए तीर्थंकर की प्रतिमा भी है, प्रतिमा प्रतिमा। और इसका सिर टूट गया है, अभी दिखाती हूँ वो पिक्चर में आप लोगों को। सिर टूट गया है। तो जैसे जैन तीर्थंकर और जो बौद्ध, बुद्ध की और बोधिसत्वों की बनी, काफी सिमिलैरिटी है, काफी सिमिलैरिटी। तो मथुरा क्षेत्र में सिर्फ बुद्ध और जैन ही नहीं फेमस थे, शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा, लक्ष्मी, इन सब की मूर्तियां बनाई जा रही थी, सबकी। ठीक है। और शिव की प्रतिमाएं जो है, मानव आकृति और लिंग रूप दोनों में बन रहा था शिव की प्रतिमाएं। ठीक है। तो मतलब लिंग रूप में भी बन रहा था और मानव मनुष्य के रूप में भी बन रहा था। तो इनके लिए मुखलिंग और विग्रह लिंगों का भी निर्माण किया जा रहा था। भूतेश्वर, मथुरा के निकट ही भूतेश्वर है। वहां पर एक पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया है और उसको वेदिकाओं से घेर दिया गया है। वेदिका यानी रेलिंग से घेर दिया गया है। तो इसमें सभी धर्मों का सम्मान रखा जा रहा था गांधार शैली में। तो कभी नंदी बैल के साथ, तो कभी स्वतंत्र रूप से, कभी पार्वती के साथ, तो कभी चतुर्व्यूह में, कभी अर्धनारीश्वर। तो इस तरह के आप मतलब अलग अलग, क्योंकि बनाने वाले मनुष्य थे, जिस रूप में वो कल्पना करते थे शिव का, उसी रूप में बना देते थे। तो डेरिस एम श्रीनिवासन, ये जो कि एक समाजशास्त्री भी हैं, उन्होंने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि मथुरा इस समय वैष्णव प्रतिमा विग्रह शैली का विस्तरण का एक केंद्र बन चुका था। ठीक है। और वासुदेव कृष्ण और उनके भाई बलदेव भी बाद में आए थे, और उनकी बहन एक नम्श, वासुदेव कृष्ण और भाई बलदेव की बहन थी जिसका नाम था एक नम्श। इनकी संयुक्त प्रतिमाएं बन रही थी, यानी कृष्ण की, बलदेव की और बहन की एक साथ प्रतिमाएं बनाई जा रही थी। विष्णु के तो 10 अवतार का बन ही रहा था।
मातृदेवियाँ, मातृकाओं, यक्षियों की प्रतिमाएं भी लोकप्रिय थी। और जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो है इस तरह की जो मातृदेवियाँ होती थीं, जो मातृकाएं, यक्ष यक्षिणी, नाग नागी होते थे, मुझे लगता है कि उनको आम लोग उनकी आराधना ज़्यादा किया करते थे, उनकी पूजा ज़्यादा करते थे, क्योंकि उनमें से कई लोगों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था और कुछ लोग जो है पहले ही मना कर देते थे। ठीक है, तो ये अपने क्षेत्र में अपने तरह का बनाकर, अपने क्षेत्र में अपने तरह का बनाकर उसी का वर्शिप तो कहीं पर भी की जा सकती है। तो ये देखो, मथुरा से एक ऐसी मूर्ति मिली है टेराकोटा की, ये स्त्री की ही है, ये नागराज है। मैंने बोला ना कि नागों से वो कर दिया गया स्तूप बनाकर, और नागों से सॉरी मूर्ति बनाकर चारों तरफ नागों को बैठा दिया गया है। तो नाग का मतलब कि ये नाग इंसान के रूप में थे, तो इंसान रूप को ही कल्पना किया इन लोगों ने। ये देखिए, कंकाली टीला से ये बैठे हुए जैन तीर्थंकर का मिलता है, सिर नहीं है पर आप देख के कह सकती हो। ठीक है, तो ये कोई तीर्थंकर माना जाता है, जैन तीर्थंकर। ये सूर्य है, ये सूर्य देव हैं, और ये क्या नाम है, कार्तिकेय, ये कार्तिकेय हैं। ये देखो, ये बांधवगढ़ जो गुफा है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, तो यहाँ पर मतलब ये चूना पत्थर की गुफाएं हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये रियल नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल गुफा एक तरह से बनाया गया था। तो उसके बारे में ये दिया हुआ है। अभी देखो, एक बाघ निकलता हुआ दिखा रहा है। तो चलिए, 21-22 के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणा है, मैं जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहती हूँ आप लोगों का बैच, लेकिन इसमें डिले होता जा रहा है, पर किसी भी तरह आपका इस वीक में शुरू हो जाएगा। तो इतिहास, समाजशास्त्र, कुछ टेक्निकल पेज फंसा हुआ है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम बस झूठ बोल रही है, प्लीज। तो जीएस बैच चल रहा है, ये सभी पेपर के लिए होगा। फिलहाल जीएस पेपर 1 चल रहा है, नींव मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी से शुरू करके और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ हिस्ट्री सोशियोलॉजी बैच चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, और मेरा कोर्स है, वहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे। तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए ये देखिए, आप मेरा ये टेलीग्राम लिंक है, ये बिना स्पेस डाले @रिंकू सिंह हिस्ट्री आप डालेंगे तो हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट मेरे इस कोड के साथ, और साथ में मेरे साथ जुनून बनाकर, अभियान बनाकर तैयारी करने के लिए आप रिंकू लाइव कोड लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहीं से जितने PYQs हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आंसर इसका आधार बनाकर, इस किताब को आधार बनाकर आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।